गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जानेंगे कि हम जो भी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसकी कौन कौन सी वेरियस स्टेजेस है और उन स्टेजेस का क्या क्या मतलब होता है, और इनको हम इसका जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझाना इस वीडियो का उद्देश्य है। तो आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन कैसे कैसे फाइल कर सकते हैं। या तो एक प्रोप्राइटर फाइल कर सकता है, या एक स्मॉल एंटरप्राइजेस फाइल कर सकती है, या अदर्स फाइल कर सकते हैं। बेसिकली प्रोप्राइटर मतलब ये होता है कि अगर कोई बिजनेस का ओनर है वो खोल सकता है। स्मॉल एंटरप्राइजेस में बहुत सारी एंटरप्राइज आ सकती है, भले ही वो पार्टनरशिप फर्म हो, बॉडी इनकॉर्पोरेट हो, कंपनी हो। बट स्मॉल एंटरप्राइजेस में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसको फिर इस एमएसएमई बोला जाएगा। और प्रोप्राइटर और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए जो फाइलिंग फीस है वो कम होती है, जो कि 4500 होती है। बाकी अदर्स जो होती हैं, या तो वो प्रोप्राइटरशिप नहीं है और स्मॉल एंटरप्राइजेस भी नहीं, तो उनके लिए जो फाइलिंग फीस होती है वो 9000 होती है, और ये ऑनलाइन फीस होती है। जो ऑफलाइन अगर आप फाइल करेंगे तो उसकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है। एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को पूरा कंप्लीट होने में 9 से 12 महीने लग सकते हैं। अच्छा, अब ये कैसे वर्क करती है? ये वर्क कर सकती है, आपको देखा जाए, हमें पहले ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। कोई भी प्रोप्राइटर हो, कंपनी का डायरेक्टर हो, पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हो, स्मॉल एंटरप्राइजेस का जो देखता हो, और जो मैनेजमेंट देखता हो, जो ओनर होता हो, वो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। या तो वो खुद स्वयं कर सकता है, या फिर किसी ट्रेडमार्क एजेंट को एंगेज कर सकता है, या फिर किसी ट्रेडमार्क अटॉर्नी को एंगेज कर सकता है। ट्रेडमार्क अटॉर्नी वो होते हैं जो एडवोकेट होते हैं, और उन्होंने अपना एडवोकेट का अटॉर्नी कोड जनरेट कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद वो भले ही प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप फर्म हो, बॉडी इनकॉर्पोरेटर, स्मॉल एंटरप्राइज हो, कोई भी हो, तो ये लोग ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सो सपोज आपने ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल कर दी, तो अब इसमें क्या क्या स्टेजेस आएंगे। सबसे पहले तो, अगर आपने सिर्फ वर्ड मार्क फाइल करा, वर्ड मार्क यानी कि आपका एक यूनिक नेम है, और आपने सिर्फ नेम को और ट्रेडमार्क के एप्लीकेशन में लगाया है, तो ये इसकी पहली स्टेज में सेंड टू वियना कोडिफिकेशन नहीं लिखाएगा। बट अगर आपने एक लोगो फाइल करा है, आपने कोई एक कोड फाइल करा है, आपने कोई कलर फाइल करा है जो कि सिर्फ वर्ड नहीं है और यूनिक है, तो फिर पहले उसको सेंड टू वियना कोडिफिकेशन में भेजा जाएगा, और वियना कोडिफिकेशन में एक यूनिक कोड उसका निकल के आएगा। फिर वो फॉर्मेलिटीज चेक पास में जाएगा। उसमें फिर प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स आपने जो जो फाइल करें, जैसे कि ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में हम देखते हैं, अगर कोई एक कंपनी ने फाइल करा है तो कंपनी का बोर्ड रिजोल्यूशन, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, कंपनी ने अगर अगर आपने किसी एडवोकेट या एजेंट के थ्रू लगाया तो उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी फाइल करी है उन्होंने। अगर आपने खुद को स्मॉल एंटरप्राइज बताया तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अपना होना चाहिए। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन सारी चीजों की फॉर्मेलिटीज चेक की जाती है बाय ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। और अगर वो समझती है कि इन्होंने पर्याप्त डॉक्यूमेंट फाइल करे हैं, एडिक्वेट डॉक्यूमेंट फाइल करे हैं, तो वो फॉर्मेलिटीज चेक पास का स्टेटस आपके एप्लीकेशन में डालता है। बट सपोज अगर वो आपके एप्लीकेशन स्टेटस में फॉर्मेलिटीज चेक फेल दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने सफिशिएंट डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करे हैं, और आपको एक पीएमएम फॉर्म भरना पड़ेगा, जिससे कि जिससे कि आप जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आप भर सकें। उसके लिए एक एडिशनल फीस लगती है 900 ऑनलाइन, और ऑफलाइन 1000 रुपीज। और आप समझ लीजिए कि अगर आपने टाइम फ्रेम में उसको नहीं फाइल करा तो वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री उसको रिमूव लिख देगी, क्योंकि आपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की जो कंडीशन है उसको पास नहीं करा। सब पर अब जैसे मान लीजिए आपका फॉर्मेलिटीज चेक पास हो गया, तो फिर उसमें स्टेटस लिखा आएगा मार्क फॉर एग्जामिनेशन। मार्क फॉर एग्जामिनेशन का ये मतलब होता है कि अब आपकी फॉर्मेलिटीज तो चेक हो गई है, बट अब आपका जो लोगो है, आपका वर्ड मार्क है, उसकी रजिस्ट्रेबिलिटी डिटरमाइन करनी पड़ेगी। और वो डिटरमिनेशन कैसे होगा? वो
ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रार करेगा। वो फिर वो देखेगा कि आपने जो लोगो या वर्डमार्क दिया है वो बाकी किसी वर्डमार्क से मैच तो नहीं करता है या कितना सिमिलर है, और वो सारी चीजें करेगा। और उसके बाद एक वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करेगा। इस, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। अपनी एग्जामिनेशन रिपोर्ट में या तो वो ये लिख देगा कि उसने आपका जो लोगो है वर्डमार्क है वो एक्सेप्ट कर लिया है, या फिर वो लिख देता है कि उसको ऑब्जेक्शन। अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो सेक्शन 9 या सेक्शन 11 के अंदर ही हो सकता है, क्योंकि सेक्शन 9 और 11 में एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्राउंड्स दिए गए हैं ऑब्जेक्शन के। तो सपोज अगर उसने कुछ ऑब्जेक्शन दिया है तो वो अपनी रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन करेगा कि उसका ऑब्जेक्शन क्या है, और फिर उसकी रिपोर्ट आपको मिलने के 1 महीने के अंदर आपने उसको उस रिपोर्ट का रिप्लाई फाइल करना है। सपोज आपने उसके 1 महीने के अंदर उसकी जो रिपोर्ट है उसका रिप्लाई नहीं फाइल किया, तो फिर आपके उसमें अबेंडेंट लिखा आ जाएगा, और जैसे ही आपके में अबेंडेंट लिखा आ जाएगा अब आपको नया ट्रेडमार्क फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो पुरानी एप्लीकेशन है उसमें आप ट्रेडमार्क नहीं फाइल कर सकते। बट सपोज अगर आपने ट्रेडमार्क आपने अपना रिप्लाई फाइल कर दिया, एंड सपोज कि आपका जो रिप्लाई से रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार ये मानने लगे कि हाँ ये आपका जो ब्रांड नेम है आपका जो लोगो है वो यूनिक है, तो वो इसको एक्सेप्टेड में भी भेज सकता है, या फिर मान लीजिए उसको अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ है तो फिर वो भेजेगा रेडी फॉर शो कॉज हियरिंग में। और जैसे ही रेडी फॉर शो कॉज हियरिंग में भेजेगा मीन्स अब आपको अपीयर होना पड़ेगा, और आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा क्यों आपका जो नेम है वो यूनिक है और वो किसी से मैच नहीं कर रहा है। और अगर आप उसमें नहीं आ पाते हैं, आप उसमें अपीयर नहीं हो पाते तो वो अबेंडन कर देता है। बट सपोज अब आपने ये मान लिया कि ठीक है, अगर रजिस्ट्रार आपकी रेडी फॉर ये आप शो कॉज हियरिंग के बाद वो मान लेता है कि नहीं ये यूनिक है तो वो एक्सेप्टेड कर देगा। बट सपोज आपकी शो कॉज हियरिंग के बाद भी वो मान नहीं पाता पूरी तरीके से कि ये यूनिक है, बट उसको ये बट वो थोड़ा बहुत आपकी बातों से कन्विंस है, तो वो एक नया स्टेटस भी डाल सकता है, एडवर्टाइज बिफोर एक्सेप्टेड। अब इसमें एक्सेप्टेड क्या मतलब ये होता है कि हमने एक्सेप्ट तो कर लिया है, और एडवर्टाइज बिफोर एक्सेप्टेड का मतलब ये है कि रजिस्ट्रार अभी फुल्ली कन्विंस नहीं है, तो इसलिए वो पहले की जर्नल में जो अपने ट्रेडमार्क जर्नल है उसमें पब्लिश कर देता है कि ये एप्लीकेशन आई है, और थर्ड पार्टी को से ऑब्जेक्शन इनवाइट करता है कि किसी को भी अगर इसमें ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन फाइल कर दे। और जैसे मान लीजिए ये वाला ऑप्शन नहीं और उसने डायरेक्ट एक्सेप्ट कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि रजिस्ट्रार तो सेटिस्फाइड है कि भैया ये यूनिक है, और उसके बाद वो एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज का स्टेटस आता है, जिसका मतलब ये होता है कि उसने अपने जर्नल में पब्लिश कर दिया। अब देखें अगर एडवर्टाइज बिफोर एक्सेप्टेड में अगर हो जाता है, और मान लीजिए आपके 4 मंथ भी हो जाते हैं और कोई भी थर्ड पार्टी को ऑब्जेक्शन नहीं आता है, फिर भी रजिस्ट्रार के पास ये राइट होता है कि वो उसके बावजूद भी उसको अबेंडन कर उसको रिमूव कर दे, रिफ्यूज कर दे। तो ये जो राइट है ये रजिस्ट्रार तब भी एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए लेकिन ये ऑप्शन नहीं आया और उसने एक्सेप्ट करा, एडवर्टाइज करा। अब आपके पास 4 महीने होते हैं ये जर्नल में पब्लिश करने के लिए। अब थर्ड पार्टी उन 4 महीने में अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज करती है तो वो TMO वाला फाइल करेगी, और इस 4 महीने अपने को देखना रहता है कि हमारी एप्लीकेशन में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आया। मान लीजिए हमारी एप्लीकेशन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो फिर तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ जाता है। और सपोज मान लीजिए कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है तो फिर हमें काउंटर स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, और काउंटर स्टेटमेंट फाइल करने के बाद रजिस्ट्रार मेरिट पे डिसाइड करता है। अगर उसे लगता है कि नहीं ऑब्जेक्शन जो है वो सही है और हमारी जो प्लीडिंग है वो गलत है, तो वो रिफ्यूज कर सकता है। और अगर उसे लगता है जो ऑब्जेक्शन है वो कोई मतलब का नहीं है तो वो उसे रजिस्ट्रेशन में डाल सकता है। अच्छा, इसी बीच हम पूरी प्रोसेस में कभी भी इसको विड्रॉ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। और अगर हम इसमें ध्यान नहीं देते हैं
और जो भी डेट हमें असाइन करी जाती है हम उसमें अपीयर नहीं होते हैं, तो इसे अबेंडन भी करा जा सकता है। तो ये पूरी स्टेजेस हैं ट्रेडमार्क एप्लीकेशन की, जिसका एक मैंने एक डायग्राम फॉर्मेट में मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जिससे कि आसानी से समझा जाए। तो धन्यवाद।